नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्ची मुठभेड़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सच्ची मुठभेड़ में आज हम आपके लिए लाए हैं कथाकार दीप्ति सारस्वत प्रतिमा के कहानी संग्रह प्याली भर जुगुप्सा की समीक्षा। समीक्षक हैं वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ। लेखिका, कवित्री, समीक्षक, साहित्यिक यूट्यूबर दीप्ति सारस्वत प्रतिमा का जन्म 22 मई 1976 को बंजार जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में हुआ। दीप्ति सारस्वत वर्तमान में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में व्याख्याता हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। दीप्ति सारस्वत प्रतिमा देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं और उनकी कहानियां और कविताएं समय समय पर समीक्षकों और पाठकों द्वारा पसंद की जाती रही है। उनकी कृतियों में प्रमुख है वर्ष 2018 में कविता संग्रह सोचती हूं, वर्ष 2019 में कविता संग्रह चलती फिरती खिड़की, सन 2020 में कविता संग्रह धुंधली धूप और कविता संग्रह 2021 में प्रेम एक सलेटी आसमान। वर्ष 2023 में उनका कहानी संग्रह प्याली भर जुगुप्सा प्रकाशित हुआ, जिसे पाठकों द्वारा विशेष रूप से सराहा गया। आज इसी कहानी संग्रह की समीक्षा वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ प्रस्तुत कर रहे हैं। दीप्ति सारस्वत समय समय पर पुरस्कृत और सम्मानित भी होती रही है। उन्हें 2018 में भारत उत्थान न्यास द्वारा सारस्वत सम्मान दिया गया। विश्व हिंदी रचनाकार मंच द्वारा हिंदी सागर सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। फोक्स हिमाचल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वुमेन पावर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया और हिमालयन अपडेट की ओर से उन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आइए सुनते हैं उनके कहानी संग्रह प्याली भर जुगुप्सा की समीक्षा वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ के साथ। सभी को नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सुदर्शन वशिष्ठ शिमला, हिमाचल प्रदेश से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और आज एक कहानी संग्रह पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। इस कहानी संग्रह का शीर्षक है प्याली भर जुगुप्सा और इसकी रचनाकार है दीप्ति सारस्वत प्रतिमा, जो काफ़ी लंबे समय से कविताएं, लघु कथाएं, कहानियाँ और अन्य कई तरह की साहित्यिक रचनाओं में इस समय संलग्न है। दीप्ति सारस्वत की कहानियाँ, जैसा कि एक महिला कथाकार से हम उम्मीद करते हैं, महिला पुरुष संबंधों से होती हुई एक मनोवैज्ञानिक दबाव पाठक पर डालती हैं। महिलाओं की अनेक जिम्मेदारियां और कठिनाइयां इन कहानियों में एक साथ सामने आती हैं। बहुत सी कहानियों में पात्र अंतर्द्वंद से भी ग्रसित हैं। कुछ जीवन के क्षण विशेष को उजागर करते हैं तो कुछ मन की छटपटाहट को। इन कहानियों में ठूठ सा नीरस लकड़हारा है। सांसें, अंतिम सांसें लेती दादी है। भाई के कपड़े पहनने वाली मेघा है। गणना करने वाले पंडित जी हैं तो पलंग की चाह लिए छुटकी है। कहानियों में कई जगह प्रकृति चित्रण के कुछ बेजोड़ उदाहरण देखने को मिलती हैं, जैसे सूरज की किरणें शरारत करती हैं, चिड़ियाँ कान में अलार्म बजाती हैं। कहानियों में बूढ़े जर्जर मकान की धड़कन सुनाई देती है तो दूसरी ओर लकड़ी के फट्टे चर चर चूं की आवाज़ में आपस में बतियाते हैं। एक और पहाड़ तैरती नाव जैसा दिखता है तो दूसरी ओर पहाड़ी देवता की प्रतिमा जैसे नेगी माम। एक और ओस से नहाया गुलाब है
तो दूसरी ओर बादलों पर सवार स्वप्निम दुनिया। इस तरह से ये कहानियाँ जो छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, महिला जीवन की कठिनाइयों से हमें परिचित कराती हैं। संग्रह में कुल छोटी और बड़ी 27 कहानियाँ हैं। 120 पृष्ठ का एक संग्रह है। संग्रह में लगभग आधी कहानियाँ छोटी कहानियाँ हैं जिन्हें लघु कथा की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, और 1 या 1.5-2 पृष्ठ में इनका आकार सीमित किया गया है। लेकिन इन छोटी कहानियों में भी किसी न किसी क्षण को पकड़ने की बात की गई है, और कहानी कुछ न कुछ कह जाती है, भाषा का आकर्षण पैदा करती है और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े अच्छे से चित्रित करती हैं। कुछ कथाओं में स्केच जैसे बने हुए जिसमें पहाड़ का मनोरम चित्र खींचा गया है। पहली कहानी गुलाबी फूल इसका उदाहरण है, जिसमें कुनमुनाते और अलसाते पहाड़ के साथ बसंत के सुंदर फूलों का जिक्र है। हालांकि कथाकार ने अपनी बहुत सी कहानियों को लघु कथा शीर्षक देकर अलग नहीं कर रखा है, लेकिन ये छोटी और बड़ी कहानियाँ कहानी तत्व का पूर्ण कलेवर लिए हुए हैं और कोई ना कोई बात अपनी तरफ से कह जाती हैं। जैसे एक तन्हाई कहानी है जिसका विषय है कि एक व्यक्ति टैंक में तैरती गोल्ड फिश की तरह आलीशान बंगले का फोटो फेसबुक में डालता है। दूसरी बार वह बहुत ही मायूस पोज के साथ दिखता है, जहरीली गोलियां खाता है। उसके गिरकर मर जाने पर लोग नमन और श्रद्धांजलि जैसे कमेंट डालते हैं। फेसबुक जैसी आज की तकनीक पर लिखी ये छोटी कहानी एक आधुनिक और मनोवैज्ञानिक बोध हमारे समक्ष रखती है। ऐसी एक और छोटी कहानी बचपना नाम से है, जिसमें एक सजीला युवक लड़की को नाम से पुकारता है, लेकिन लड़की उसको नाम से पुकारने पर उपेक्षा करती है और लड़की का पीछा करते हुए उस युवक का जाना, और असल में जब वह उसके झाड़ू लगाते दुपट्टे को उस लड़के के पास देता है तो कहानी का जो बीज है या तत्व है वो हमारे सामने प्रकट होता है। ऐसी एक और कहानी जहर नाम से है, जिसमें एक लड़की छोटी सी दुकान में माँ की अनुपस्थिति में रहती है, जो जरूरी काम से बाहर गई है। परिस्थितियों ने लड़की को इतना बहादुर बना दिया है कि वह अपने कपड़ों पर चले बिच्छू को दूर से बड़े आराम से चिटक देती है। एक कहानी सामाजिक ऊंच नीच की परिस्थितियों को दिखलाती हुई चूहा बिल्ली शीर्षक से है, जिसमें बूढ़ा जमींदार चूहेदान में फंसी चूहिया को बिल्ली के आगे छोड़ देता है, जिससे उसकी बेटी सहम जाती है। मगर इस बूढ़े जमींदार का उत्तर है कि वे लोग नीची जाति वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। इसमें दो जो लंबी कहानियाँ हैं, एक प्याली भर जुगुप्सा जो शीर्षक कहानी है और दूसरी लव वाइट नाम से। प्याली भर जुगुप्सा को हम एक संपूर्ण कहानी कह सकते हैं, जिसमें कथा का शीर्षक भी आता है। कहानी सुदूर पर्वतीय सौंदर्य के बीच बस रहे ग्रामीणों में जो जातीय घृणा, महिला के प्रति पुरातन दृष्टिकोण, समृद्धि आने पर भी पुरातन पीढ़ियों के बोझ है, उसे चित्रित किया गया है। स्वाति का स्थानांतर कपल केस के आधार पर अपने पति के साथ महेंद्र के साथ शहर से दूर
हो जाता है तो वे एक पुराने घर में रहते हैं और यहाँ पर पुराने घर के आसपास का चित्रण, वहाँ महिलाओं को मासिक धर्म आने पर किस तरह का व्यवहार किया जाता है उसका चित्रण, और इसके साथ ही छुआछूत और जो आज भी घोर अंधविश्वास हमारे गांवों में फैला है उसका चित्रण किया गया है। दूसरी जो लंबी कहानी है लव बाइट नाम से, इसे एक मनोवैज्ञानिक कहानी कहा जा सकता है। बड़ी बहन का बोझ ढोते दीदी अपनी सुप्त भावनाओं को दबाए रखती है, जिसका चित्रण बड़ी कुशलता से कथाकार ने किया है। दीदी रीना अपनी छोटी चंचल और उच्छृंखल बहन मोना की गर्दन में जब लव बाइट दिखती है तो एकदम असहज हो जाती है। उसके दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है और उसके मन में विनोद और मोना के अंतरंग दृश्यों की कल्पना बहने लगती है। इस तरह बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से एक बड़ी बहन जो अविवाहित है, अति साधारण है देखने में, और कॉलेज में जिसने एक गुंडा किस्म के लड़का से असफल प्रेम भी किया है, पिता द्वारा निर्विरोध शादी करवा देने पर भी पति उसको एक नन जैसी लड़की कह देता है। इस तरह के जीवन उसके मन में एक कटुता भी पैदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वह सहज रहती है और अपनी छोटी बहन के प्रति भी समर्पित रहती है। एक कहानी करवा चौथ है जिसमें महिलाओं द्वारा अपने शौक पूरा करने के लिए पर पुरुषों से संबंध स्थापित करने की दास्तान है। होटल में बेरे का काम करने वाला श्यामू अपनी पत्नी रीना को दबके में रखता है ताकि वह संगीता की तरह अपने लल्लू पति का फायदा उठाकर अवैध संबंध न बनाती रहे। लेकिन करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी की मांग पूरी करने के लिए होटल का मैनेजर उसे होटल में होने वाली खास पार्टी के लिए आई महिलाओं को खुश करने की बात करता है। अंतिम कहानी सच भ्रम पति पत्नी के संबंधों को लेकर है। पत्नी यदि एक बार पति पर संदेह कर दे तो उसे मिटाना कठिन हो जाता है। अनिल के माँ बाप पहाड़ में रहते हैं, जिन्हें जरूरी सामान पहुंचाने वह बड़ी कठिनाई से ढींगू माता की चढ़ाई चढ़ रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ से पत्नी का फ़ोन बज उठता है जिसे उठाना जरूरी है, तो वह किसी तरह झोले हाथों में एडजस्ट कर फ़ोन कान से लगाता है, तो दूसरी तरफ से कर्कश लहजा उसे पस्त कर देता है। इस तरह जो पति पत्नी के बीच एक संबंधों का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ भी किन्हीं कारणों से छिटकने लगता है, उसका बहुत ही बारीक और महीन वर्णन इस कहानी में किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रस्तुत संग्रह में छोटी और बड़ी कहानियाँ एक प्रभाव पाठक पर छोड़ती हैं और इनमें एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी हमें दिखलाई पड़ता है। प्रकृति चित्रण भी है और नारी बन के जो मनोभाव हैं उसकी जो दशा या दुर्दशा इस समाज में है, उसके भी कई पहलुओं को बड़ी सूक्ष्मता से उजागर किया गया है। आशा है ये संकलन हिंदी कहानी में अपना स्थान बनाएगा। धन्यवाद।